अत्यंत आदरणीय देवियों और सज्जनों और आज की बारात के दूल्हा संजय राउत साहब, ये इंसान के शरीर में जो उसके सर के अंदर एक चीज होती है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ये एक अजीब कंप्यूटर है। ये हमारे जन्म लेने से पहले चलना शुरू कर देता है और फिर हम जन्म लेते हैं, हम बेहोश हो जाए, हमारा मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो चलता ही रहता है। वो सपने देखता है, कुछ करता है, लेकिन काम करता रहता है। और कभी कभी जब हम मेडिकली डेड अनाउंस कर दिए जाते हैं, फिर रिवाइव होते हैं, तब भी वो चल रहा होता है। पूरे जीवन में ये जो ब्रेन है, ये एक ही बार रुकता है और पूरी तरह रुक जाता है जब आपको एक ऐसी किताब के बारे में बोलना पड़ता है जो आपने पढ़ी नहीं। अब अगर आप पुस्तक के बारे में नहीं बोल सकते तो फिर चॉइस ये होती है कि पुस्तक को लिखने के वाले बोलिए। संजय जी भी बाई टेम्परामेंट T20 के प्लेयर हैं। ये बैक फुट पे बॉल रोकने को नहीं मानते, ये क्रीज से बाहर निकल के चौवा और छक्का ही मारते, और इन्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है स्टंप भी हो जाए, मगर ये तो बॉल को बाहर ही निकालने की फिक्र में रहते हैं। मेरी इनसे कैसे परिचय हुआ और कैसे इतना मोहब्बत का रिश्ता बना, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे किसी भी जनतंत्र में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट की जरूरत है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों की जरूरत है, उनमें इलेक्शन की जरूरत है, एक अगर हो सके तो ईमानदार मीडिया की भी जरूरत है। उसी तरह ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के न हों। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई, तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की, महाराष्ट्र का कर्म है। वो तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। तो इतने, ये पहले तो हम दूसरे कामों, ये पीछे पिछले समझिए 30 वर्षों में कुछ होश आया कि भाई ये सब भी सोचो क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बातें शुरू हुई तो हुआ ये कि पिछले 30 वर्षों में 4 बार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला और मैंने मांगा नहीं कभी। मैं जब घर वापस आया किसी रिकॉर्डिंग से, शूटिंग से, तो देखा पुलिस बैठी हुई है। तुमने भाई क्यों? तो कहने नहीं, वो हमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपको थ्रेट परसेप्शन है तो हम आपको बिठा रहे हैं।
4 बार में से 3 बार मुझे मुल्लाओं की वजह से मिला। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। पहली बार जब एएन रॉय साहब थे यहाँ के चीफ ऑफ द पुलिस, उन्होंने दिया था और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो जानता नहीं था, मैंने ऐसे तब तक कोई काम किए नहीं थे कि मुझे पुलिस से मिलना पड़े। और ये 3 बार के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से आ गया और जो इल्जाम मुझ पे लगा था वो ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा अब ये 20-25 लोगों को मैं कहाँ अलग अलग जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो तो मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे छपना कहाँ चाहिए और मेरे ध्यान में आया एक अखबार। तो मैंने उसे मराठी में ट्रांसलेट करवाया और मैंने फोन किया संजय जी को कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, कहने आ जाइए। मैं इनके ऑफिस गया सामना में। मैंने कहा कि सर मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो मैं चाहता हूँ सामना में छपे, कहीं और छपे ना छपे। और मैंने इन्हें दिया। वो आर्टिकल 2-3 पेज का था, इन्होंने 5 मिनट में पढ़ लिया। कहने किसने ट्रांसलेट किया है? बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। मतलब पहली तारीफ मेरी नहीं हुई, जिसने ट्रांसलेट किया था उसकी की आपको याद होगा। तो मैंने कहा जी बताया मैंने कि फला ने, बहुत अच्छा है, अच्छा है उसने किया है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम था कि ये छापेंगे, कहेंगे हाँ छाप दूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा सर फिर मैं तो चाहता हूँ कि सामना में आए, इसलिए कि जो मैंने कहा लिखा है दिल से लिखा और यही सच है। तो कहने दिल से लिखा है और सच है तो हम ही छापेंगे और कौन छापेगा। तो वो सामना में छपा। उसके बाद वो और भी बहुत जगह छपा जो बड़े बड़े पेपर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर पेपर ने, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, मेरा एक सेंटेंस कहीं से काट दिया, एक पैराग्राफ कहीं से कम कर दिया, वो पूरा आर्टिकल सिर्फ सामने में छपा। ये सच। तो मैं तो इनका भक्त हो गया, आंखें खोल के, अंध भगत नहीं। उस दिन ये फैसला हो गया था कि अगर ये कभी जेल गए और फिर उन्होंने जेल के बारे में किताब लिखी और उसका विमोचन किया और मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। उसी दिन ये फैसला हो गया। क्या वजह क्या है? आप देखिए, अगर ये जेल का भी इतिहास बड़ा अजीब है। सारी दुनिया में न जाने कितनी बड़ी बड़ी किताबें जेल में लिखी गई हैं या जेल के बारे में लिखी गई। My Experiments with Truth, महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गुलाग आर्चिपेलागो, सोलिजित्सिन। पोइट्री भी बहुत जबरदस्त की गई है। एक वो है एडवर्ड किंग, उसने माई पोएम्स इन जेल। फैज अहमद फैज जो अनडिवाइडेड इंडिया का बहुत बड़ा पोएट था, वो उधर पाकिस्तान में रह गया, उसकी पूरी सजा भी मिली उसे, ज़्यादातर जेल में रहा, नहीं तो देश निकाला मिला, बाहर रहा, बैरूत में, इंग्लैंड में, जहाँ भी। उसने जेल में बहुत बरस काटे और जेल पे बहुत कविताएं लिखी। मैं 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि कैसे उसने जेल की सुबह को डिस्क्राइब किया है। जेल की जहर भरी चूर सदाए जागी, दूर दरवाजा खुला कोई बंद हुआ, दूर मछली कोई जंजीर मचल के रोई, दूर उतरा किसी ताले के जिगर में खंजर, सर पटकने लगा रह के दरीचा कोई। क्या डिस्क्रिप्शन, जेल की शाम, जेल में कैसे, तो बहुत सारी, बहुत बड़ा लिटरेचर। बता कमाल तो ये है कि एक बैंक का क्लर्क था और उसको जेल हो गई किसी गलत इल्जाम की वजह से, 5 साल की जेल हो गई।
वो सिर्फ क्लर्क था बैंक का, मगर जेल में वो राइटर बन गया और उसने दुनिया के चंद बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर में उसका नाम है ओ हेनरी। उसने अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो जेल में लिखना शुरू की और इतना बड़ा राइटर हो गया। क्या वजह है? ये जेल पॉलिटिकल लीडर्स के, राइटर्स के, पोएट्स की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है। जब वो जेल में थे तो या वो किताब उन्होंने अपने जहन में बनाई थी, सोच में बनाई थी, या लिख ली थी। आजकल तो शायद लिखना मुश्किल होगा, इसलिए कि मुझे बता रहे थे संजय जी के अंदर तो पेन ले जाने नहीं देते हैं। पेन बहुत बड़ा हथियार है ना, ये सच कहते हो, बहुत बड़ा हथियार है, इसमें कोई शक नहीं। इसका घाव जो है वो सदियों में भी नहीं भरता। तो इन्हें पेन नहीं ले जाने दिया गया था, तो फिर इन्होंने याद किया होगा, सोचा होगा और बाद में लिखा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो एक है कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये जीवन की आपाधापी आपको सोचने का मौका ही नहीं देती। जैसे कि हमारे जो चरिंदे हैं, वो जानवर जो चरते हैं, वो जब जाते हैं मेडोज में, घास के मैदानों में, तो जल्दी 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 चल लेते हैं जितना भी हो सके। लेकिन जब वापस अपने ठिये पे आते, अपनी जगह पे आते हैं रात को, तो फिर बैठ के वो जुगाली करते हैं। वो जो उन्होंने निगल लिया था जल्दी में, उसे वापस मुंह में लेके चबाते हैं और उसको पूरा मजा लेते हैं। शायद हम लोग भी जुगाली करते हैं। जिंदगी तो इतनी तेज गुजर रही है, इतना कुछ हो रहा है, कहाँ वक्त मिलता है कि ठहर के देखें, सोचें उसके बारे में। एक जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह हो गई है कि जहां हम अपने डब्बे ढूंढ रहे हैं और डब्बा मिल गया तो सीट ढूंढ रहे हैं। वो तो जब मिल जाती है, जब ट्रेन चलती है, अब कुछ नहीं करना है, तब सोचने का मौका मिलता है। तो शायद बड़ी गलती करते हैं हुकूमतें पूरी दुनिया की कि ऑपोजिट लीडर, ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में भेज देती हैं, उन्हें सोचने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बिजी रखो बाहर। तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि संजय जी फिर आप जेल जाए तो फिर एक किताब लिखिएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये किताब लिख के आप हमारी कम्युनिटी में, राइटर्स की कम्युनिटी में आ गए हैं, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि जेल के बाहर भी आप लिखते रहेंगे। धन्यवाद।